कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली किसी इवेंट या आउटकम के ऑनेस के चांस को कहते हैं, बशर्ते कि वो इससे पहले कुछ इवेंट हो चुका हो, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर छतरी लेके जा रहे हैं तो वो कंडीशन है कि यार धूप ज्यादा होगी या बारिश होगी। तो अब बारिश हो रही है तो आप छतरी लेके जा रहे थे, इवेंट हो चुका है पहले बारिश का, तो तब आप ये छतरी लेके जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया था मेल फीमेल का और उनके यस और नो डिसीजन का, एक टेबल के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 मेल्स है और जिन्होंने यस का ऑप्शन चूज किया है, 5 हमारे पास ऐसे मेल हैं जिन्होंने नो का ऑप्शन चूज किया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास 17 फीमेल्स आउट ऑफ 20 ऐसे हैं जिन्होंने यस का ऑप्शन चूज किया है, और 3 ऐसे फीमेल्स हैं जिन्होंने नो का ऑप्शन चूज किया है। तो जो आपकी, अब अगर आपने एक प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि वो तमाम मेल जिन्होंने यस का ऑप्शन चूज किया है या वो यसेस जो मेल ने चूज किया है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस probability of yes given that there is a probability of male or there is male। तो हम इसको ऐसे में कह सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी जिसमें एक पर्सन वो मेल भी हो और उन्होंने यस का भी ऑप्शन चूज किया हो, तो उसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल इन दिस कंपटीशन। तो हम इस बेस पे हम वो प्रोबेबिलिटी चूज कर सकते हैं जो कि मेल की यस की है। तो 15 अगर आप देखें तो यस भी है और मेल भी है, तो ये पी यस ये इंटरसेक्शन मेल की प्रोबेबिलिटी है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितनी है 20। तो इसको आप 15 बाय 20 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ऑफ बीइंग मेल। तो इसके लिए हमने फिर एक टेनिस का एग्जांपल दिया था जिस पे हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, जिसमें हमारे पास अच्छा इसमें एक कंडीशन है कि जो कि आपके इनपुट है वो इंडिपेंडेंट हो। तो अगर आप देखें इसमें विंड और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आउटलुक, ये एज सच तो इंडिपेंडेंट नहीं है अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करें, क्योंकि टेम्परेचर रिलेटेड होता है आपके उससे, ह्यूमिडिटी से, आउटलुक जो है आपका सिटी। फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि बारिश के साथ आंधी भी आती है, इस तरह की चीजें होती है। ये निस्बतन दिखता तो नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, बट हम कंसिडर करेंगे कि ये जो आपके इनपुट है वो एक दूसरे से उसका लिंक ही नहीं है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस रूल का ये कंडीशन है कि जो आपके, अगर आपके पास आउटपुट गिवन हो जैसे कि प्ले नो प्ले, तो आपके जो इनपुट है वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। तो अगर हमने कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि सनी, माइल्ड, हाई और स्ट्रॉन्ग की, तो प्ले यस और प्ले नो गिवन दैट कंडीशन। तो इस प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बीइंग एनवायरनमेंट इज सनी, माइल्ड, हाई और स्ट्रॉन्ग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल इसकी हम ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं।
बट इसका जो फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ यस उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इस तरह की, तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन है, हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल चूंकि हमने कर लिए थे तो इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बनिस्बत इसके मैं एक और एग्जाम्पल करूंगा, स्मोक एंड फायर एग्जाम्पल बाइस दफा। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी किसी जगह आग लगी हो जिसको डेंजरस फायर फॉर एग्जांपल कह लेते हैं, जब हमारे पास स्मोक हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर कहीं आपके पास धुआं हो, स्मोक हो, तो उसमें जो आपके पास जो फायर लगी है डेंजरस फायर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास दो चीजें, एक स्मोक है और एक फायर है। अगर स्मोक हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी फायर ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर फायर लगा हुआ है तो कंडीशन है कि स्मोक भी होगा। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी इस तरह की सिचुएशन में होती है जब आपके पास कंडीशन होता है। तो अगर आप देखें डेंजरस फायर्स आर रेयर, डेंजरस फायर्स अगर आप देखें तो ये इवेंट कभी कभी होता है, कहीं किसी घर में आग लगी हो, साल 2 साल 5 साल में कहीं एक दफा आग लगी सकती है, वो भी मोहल्ले के किसी एक घर में लगा होता है 3-4 साल में। ठीक है, तो ये रेयर होता है। लेकिन घर में धुआं हमेशा होता है, आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो घर से धुआं निकल रहा होता है। तो क्या हम उस बेस पे कह सकते हैं कि आप कोई बारबेक्यू बना रहे हैं तो उससे धुआं निकल रहा है, लेकिन क्या वो धुआं निकलता है तो क्या उससे पता लगता है कि इस घर में जो है डेंजरस फायर लगी है या कि जो कि किस चीज को जला रही है? ठीक, तो ये चीजें हैं। और हमारे पास जो डेंजरस फायर है वो धुआं भी निकालता है। तो हम इसको एक जो है वो एक गिवन डेटा पे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका डेंजरस फायर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1% है, ठीक हो गया किसी भी घर में। लेकिन अब आप फॉर एग्जांपल किसी घर में तकरीबन 10% समझ लें कि बारबेक्यू बनती है, किसी महीने का कह लें या साल में कह लें 10%। तो 10% का मतलब ये है कि ये डेढ़ दफा तो बनती है, इस तरह कह लें। तो हम कहते हैं कि बारबेक्यू बनती है तो स्मोक जो निकलता है उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। डेंजरस फायर की प्रोबेबिलिटी 1% है, लेकिन जो स्मोक है बारबेक्यू इससे की वजह से वो 10% है। ठीक है, अब हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी है कि जब आग लगती है तो वो जब स्मोक करता है, धुआं निकलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, क्योंकि जब आग लगती है तो यूजुअली बहुत ज्यादा धुआं होता है। हम कह रहे थे कि 90% इसका डेंजरस फायर जो है वो धुआं निकालता है। तो अब हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डेंजरस फायर जब स्मोक होगी, गिवन स्मोक और फायर लगी हो गिवन दैट देयर इज अ स्मोक, तो वो डेंजरस फायर होगी। हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अभी मैंने एक फार्मूला लिखा है और मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, तो इसकी जो इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर मल्टीप्लाई जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंजरस फायर्स मेक स्मोक, सो व्हेन देयर इज अ स्मोक गिवन दैट फायर ऑलरेडी इज देयर। ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय स्मोक, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर गिवन दैट देयर इज ऑलरेडी अ स्मोक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेंजरस फायर व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ स्मोक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 9% है।
तो ये बायस थ्योरम है जिसमें आपके पास अगर कोई कंडीशन कोई गिवन होती है, कोई इवेंट हो चुका होता है, जैसे स्मोक का है, तो उस पर आप एक और प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो आपके इनपुट है वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे स्मोक और फायर जो है एज सच इंडिपेंडेंट तो ही हमेशा एक साथ आते हैं, लेकिन आपकी स्मोक बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते क्या कोई खतरनाक आग लगी है नहीं। तो हम इसको कंडीशनली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसको लिवर डिजीज हुआ है, तो आपने अब एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लिवर डिजीज इफ दे आर इन अल्कोहलिक। अगर कोई एक शख्स है जो कि एडिक्टेड अल्कोहलिक है, तो उसको लिवर की डिजीज है या होगी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो लिवर पे अटैक करता है, तो इस वजह से इसको लेते हैं अल्कोहल के साथ लिवर की डिजीज को। तो हम इस पैरामीटर को ऐसे लिखते हैं कि बीइंग एन अल्कोहलिक इज द टेस्ट, ठीक है, लाइक लिटमस टेस्ट आप लोगों ने उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फॉर लिवर डिजीज। तो हम ये कहते हैं कि बीइंग एन अल्कोहलिक इज अ लिटमस टेस्ट फॉर लिवर डिजीज, ठीक। तो हम इसको ऐसे रिफ्रेश करते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो शो करता है कि ए फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक इवेंट है जिसको हम ए कहते हैं, ठीक है। उस इवेंट को हम क्या नाम देते हैं? पेशेंट हैज लिवर डिजीज। एक इवेंट है कि किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है। तो डेटा क्या शो करता है? डेटा ये शो करता है कि 10% ऑफ पेशेंट्स एंटरिंग योर क्लिनिक हैव लिवर डिजीज। तो जो क्लिनिक में जो डेटा है, जो किसी क्लिनिक में, वो डेटा शो करता है कि जो 10% पेशेंट हैं जिनको लिवर डिजीज है, वो जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, तो इट मीन प्रोबेबिलिटी 0.1 होगी। ठीक हो गया, डेटा शो कर रहा है। देन हमारे पास जो इवेंट बी है उसको हम ऐसे फ्रेज करते हैं कि कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, ठीक। तो जो डेटा शो करता है, जो आपके पास जो क्लिनिक में पेशेंट एंटर होते हैं, वो डेटा शो करता है कि 5% ऑफ द क्लिनिक्स पेशेंट्स आर अल्कोहलिक। तो किसी पेशेंट का अल्कोहलिक होना उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ठीक हो गया। ये क्लिनिक का डेटा है, ठीक। अच्छा, आप जो आपके पास अगर आप अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था बायस थ्योरम में, अगर किसी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, तो इसका फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। इसको हम एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ने अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कि you might also know that among those patients diagnosed with liver disease 7% are alcoholic. तो जिनको लिवर डिजीज था और अल्कोहलिक थी उसकी प्रोबेबिलिटी 7%, ठीक हो गया। सो हम इसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ being alcoholic given that person is a liver disease, has a liver disease, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7% है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है वो आपके पास 7% है। तो इससे आप जो है वो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि अगर किसी को लिवर डिजीज है तो उसने अल्कोहल किया हुआ है। तो इस सारे डेटा को जब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में,
तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 14% आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ लिवर डिजीज गिवन दैट पर्सन इज अल्कोहलिक। तो इस तरह की सिचुएशन में ये बायस एल्गोरिथम आपके काम आता है। जब इस तरह की क्लासिफिकेशन हो, किसी डॉक्यूमेंट को आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, किसी ईमेल की स्पैमिंग करनी हो। स्पैमिंग का अगर आप एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक ईमेल पे आपका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उस फॉर एग्जांपल उस ईमेल में ये टर्म है कि आपका की लोशन निकली है ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर सेम सिचुएशन दूसरी ईमेल में भी होगी तो इसका मतलब है कि ये इस कंपैरिजन पे आप कहते हैं कि ईमेल भी स्पैम। तो ये बायस थ्योरम इस तरह की क्लासिफिकेशन में यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, हमने इसको काफ़ी दफ़ा कर लिया है। इसको हम फॉर्मल जो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है जिसका इनपुट x और आउटपुट v है। ये जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी किसी फंक्शन का। तो हमने अगर कोई किसी फंक्शन की प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करनी हो, या आप जहाँ पे आपके पास x है वो कोई भी ये वैल्यू हो इस मैट्रिक्स की, तो हम इस फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं? इस फंक्शन को हम लिखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये प्रोबेबिलिटी आपने मैक्सिमाइज करनी है। ये इसकी नोटेशन है आर्गुमेंट मैक्सिमाइज वी, वेयर आपके पास जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट दीज इनपुट आर गिवन ऑलरेडी। ठीक हो गया। ये जस्ट इसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन को जो हम लिखते हैं, आपको पता है फार्मूले का भी हमने डिस्कस भी किया था कि ये इसको समझ लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमने जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन है जो हमने पहले कर दिया। अच्छा, इसमें जो हमने उस दिन भी पढ़ा था, इसमें जो आपके पास अगर आउटपुट आपका गिवन हो तो जो आपके इनपुट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि अगर वो हर इनपुट का आउटपुट पे इफेक्ट होता है तो आपने उसको इंडिपेंडेंट कंसीडर करना है। अगर आपको मैंने जो होमवर्क दिया था कि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो भी पढ़नी है। तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इसमें भी काम यूज होती है। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ठीक हो गया। इस तरह इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो आपको सही रिजल्ट देगा। इसका मतलब है कि आपका हर इनपुट वो इंडिपेंडेंट है। वो आप लोग पढ़ ले कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है। बी की प्रोबेबिलिटी कहते हैं तो ये नहीं कह सकते दो जो सेट्स हैं, दो वैल्यूज है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों। आपकी बात सही है। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर आपके इधर आना प्रोबेबिलिटी और लेक्चर का डिलीवर होना ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप आए नहीं लेक्चर होगा, इस सिचुएशन में आपकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं अगर आप अम्ब्रेला का एग्जांपल दें, तो अगर आप अम्ब्रेला आपके पास है और बारिश में बाहर निकलेंगे या अम्ब्रेला आप तब उठाएंगे जब बारिश हो रही हो, तो मुख्तलिफ सिचुएशन है जिसके मुताबिक आपने वो सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आप लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमारे पास ये एग्जांपल है, लेकिन ये चूंकि मैथमेटिकल फॉर्म में है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, इसी को मैं कोशिश करता हूँ कि गिवन दैट जब आपके पास इंडिपेंडेंट सिचुएशन होती है, इंडिपेंडेंट सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को आप ऐसे लिखते हैं, ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपके पास
इंडिपेंडेंट है, तो इसको फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन V, हर प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट न्यूज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर ठीक है, इसमें लेकिन जो हम आपने वो जो ऊपर इंडिपेंडेंट जैसे इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो जो है उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर किसी आप इस तरह लिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है कि वो एक मिनट, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक होगी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इस तरह होता है। लेकिन जो आपकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होती है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? ये आपके पास यूनियन क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जो प्लस होता है, मतलब जो दो सेट्स हैं उन दोनों को हम अगर सबमिशन कर दें तो वो यूनियन बन जाता है। तो इसको अगर आप प्लस करें तो वो आपके पास ए यूनियन बी बन जाता है। और ये भी उसी सूरत में होगा अगर दो सेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर फिर भी कोई सेट ओवरलैप कर रहा है तो उसमें से हम ए इंटरसेक्शन भी जो ओवरलैप पोर्शन था वो माइनस कर देते हैं। यूनियन में नहीं, दूसरे अगर म्यूचुअली। चलिए इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट आप इस तरह करो, पहले आप जो है, ये अब हमारे पास टाइम कम है, 35 मिनट रह गए, तो हम वो नहीं ख़त्म कर सकते। ये जो आपका, आप लोग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी देख लें और फिर लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक होगी।